हेलो एवरीबॉडी। पिछली क्लास में हम नीट 2018 का पेपर डिस्कस कर रहे थे और उसके जो रेलेवेंट टॉपिक्स थे उसको हमने डिस्कस किया। हमने क्वेश्चन नंबर 110 तक शायद डिस्कस किया था। तो आइए हम आज उस पेपर को आगे कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं और किस किस तरह के क्वेश्चंस उस पेपर में पूछे गए हैं। ये देखिए, हमने क्वेश्चन नंबर 110 कर लिया था। अब आज हम शुरू करेंगे 111 से। अब 111 नंबर जो क्वेश्चन है उसको गौर से देखिए। अ बैटरी कंसिस्ट ऑफ अ वेरिएबल नंबर n ऑफ आइडेंटिकल सेल्स हैविंग इंटरनल रेजिस्टेंस r each which are connected in series. The terminals of the battery are short circuited and current I is measured. Which of the graph shows the correct relationship बिटवीन आई एंड एन। ठीक है, तो सिचुएशन ये है कि हमारे पास एक सर्किट है और उस सर्किट में एन सेल्स लगे हुए हैं जो बिल्कुल आइडेंटिकल हैं एक दूसरे से। उनकी इंटरनल रेजिस्टेंस R है, उनका EMF तो मेंशन नहीं है। ठीक है, तो आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे ये पहला सेल हुआ, ये दूसरा सेल हुआ, ऐसे ही करते करते सेम पोलैरिटी में 1, 2 करके n सेल्स लगाए गए हैं। ये जितने भी सेल्स हमने यहाँ लगाए हैं उन सभी सेल्स की EMF जो है उसको हम E मान लेते हैं और जैसा कि दिया हुआ है उनकी इंटरनल रेजिस्टेंसेस को हम R मान लेते हैं। ठीक है, उसके बाद इस पूरे सर्किट के जितने भी ये सेल्स लगे हुए हैं उसके जो टर्मिनल्स आए उसको हमने शॉर्ट सर्किट कर दिया, मतलब मिला दिया, मतलब एक तरह से एक साइक्लिक सर्किट बन गया ये। अब इस सर्किट में जो करंट फ्लो कर रहा होगा उस करंट का डिपेंडेंस नंबर ऑफ सेल्स पे कैसे होगा, इसके लिए हमें ग्राफ बनाना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें नंबर ऑफ सेल्स करंट निकालना पड़ेगा और देखना पड़ेगा एन पे उसकी डिपेंडेंस किस तरह से आती है। तो बताइए इस पूरे लूप का जो EMF होगा वो कितना होगा? क्या हम कह सकते हैं सभी सेम पोलैरिटी में है सीरीज में तो EMF n ही हो जाएगा। ठीक है, और सर्किट की नेट रेजिस्टेंस यानी कि नेट इंटरनल रेजिस्टेंस, बिकॉज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस तो यहाँ है ही नहीं, वो हो जाएगा NR। ठीक है, तो बच्चों करंट जो हो जाएगा यहाँ पे वो कितना हो जाएगा बताओ? वो हो जाएगा NE/NR और n तो कट जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस क्वेश्चन में करंट इंडिपेंडेंट ऑफ नंबर ऑफ सेल्स होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, सॉरी कल मैं वीडियो नहीं डाल पाया था क्योंकि तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, तो आज आई विल ट्राई टू मेक अप जो हम कल काम नहीं कर पाऊँ उसको मैं कोशिश करूँगा कि मैं मेकअप कर पाऊँ। ये है क्वेश्चन नंबर 112। क्वेश्चन नंबर 112 वर्क बाय एनर्जी का एक क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है अ बॉडी इनिशियली एट रेस्ट एंड स्लाइडिंग अलोंग अ फ्रिक्शनलेस ट्रैक फ्रॉम अ हाइट h as shown in the figure just completes a vertical circle of diameter AB which is equal to capital D. The height is equal to, it is just completing. ठीक है, just completing, barely वो complete कर पा रहा है। अब पता नहीं आपने वर्टिकल सर्किल पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। अगर आपने वर्टिकल सर्किल पढ़ा होगा तो वहाँ हम एक फैक्ट पढ़ाते हैं कि अगर वर्टिकल सर्किल में किसी भी ब्लॉक को इस पूरे सर्किल को कंप्लीट करना है तो जो मिनिमम वेलोसिटी यहाँ पे होती है लोवेस्ट पॉइंट पे वो √5gr होनी चाहिए, वेयर r इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। ठीक है, अब ये कहाँ से आया? मान लीजिए कि आपने नहीं पढ़ा, मेरा तो काम यहाँ पढ़ाना भी है, सीधा आंसर करना होता तो कुछ नहीं करना है, बस यहाँ से फिर इसका जो पोटेंशियल एनर्जी होगा यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी तो 0 होगी, तो यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी, पहले मैं आंसर आपको निकाल के दिखा देता हूँ उसके बाद मैं इस पर थोड़ा सा वापस आऊँगा। तो अगर इसको सक्सेसफुली सर्कुलर पाथ को
कंप्लीट करना है तो जो लोवेस्ट पॉइंट ऑफ सर्कुलर पाथ है यानी ए, उस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी उस बेयर मिनिमम वेलोसिटी के बराबर होनी ही चाहिए, और वो बेयर मिनिमम वेलोसिटी जो है वो अंडर रूट ऑफ 5gr है। चूंकि इनिशियल पॉइंट पे कोई भी काइनेटिक एनर्जी इसके पास नहीं है, केवल एक पोटेंशियल एनर्जी है जो कितना है, mgh है। फाइनल पॉइंट पे अगर हम इस सरफेस को डेटम मान ले, जीरो पोटेंशियल एनर्जी लेवल मान ले, तो उस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि ए पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो हो गई। अब ए पे इसकी वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए पता है हमें, तो क्यों ना हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएं, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी का सम इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी का सम। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज 0, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज mgh, फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ m अंडर रूट 5g। r को मैं लिख रहा हूं डायमीटर बाई 2 क्योंकि डायमीटर दिया हुआ क्वेश्चन में, इस वेलोसिटी का स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल इज 0। तो अब आप देखिए एक्सप्रेशन क्या आ रहा है, m कट जाएगा, g कट जाएगा, h की वैल्यू आती है 5d डिवाइडेड बाई 4, आंसर इज 4th। ना ये जो पार्ट हमने डिस्कस किया यहाँ पे कि मिनिमम वेलोसिटी अंडर रूट 5gr होनी चाहिए, ये कैसे होनी चाहिए, ये बड़ा संक्षेप में इसको हम जरा समझ लेते हैं। तो इसके लिए पहले तो इसको सेव कर लेते हैं और हम आते हैं इसके एक्सप्लेनेशन पे। देखें ऐसा है, ये आपका सर्कुलर पाथ है, ठीक है। ये आपका सर्कुलर पाथ है और यहाँ पे आपका ब्लॉक है और इसकी वेलोसिटी इस लोवेस्ट पॉइंट पे आप v0 मान लो, ठीक है ना। अब मैं इसको हाईएस्ट पॉइंट पे लेके जाता हूँ। देखिए इसके कांटेक्ट टूटने का सबसे ज़्यादा खतरा कहाँ पे होगा, हाईएस्ट पॉइंट पे होगा। तो हाईएस्ट पॉइंट पे मुझे इसका नॉर्मल रिएक्शन 0 होने से बचाना है। अगर मैं इस पॉइंट पे इसकी FBD बनाऊँ तो इस पर क्या क्या बनेगा बताइए। एक नॉर्मल रिएक्शन इस पे बनेगा इस डायरेक्शन में, दूसरा फोर्स इस पे बनेगा mg, वो भी इसी डायरेक्शन में, और तीसरा फोर्स जो इस पे बनेगा, और तो कोई फोर्स बनेगा नहीं, और ये दोनों फोर्स मिलके उस समय इसको सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहे होंगे। हालांकि इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी कम होगी तो उसको हम लिख रहे हैं v, ठीक है। तो ये जो n है और ये जो mg है, ये दोनों मिलके उस पॉइंट पे उसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहे होंगे। सर्कुलर पाथ में घूमने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड होना जरूरी है। नेट फोर्स जो होता है उसका रेडियली इनवर्ट डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होता है वो सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होता है। तो अब अगर हम बिल्कुल बेयर मिनिमम की बात करें तो आपका ये जो n है दैट विल टेंड टू 0, ठीक है। अगर बिल्कुल कांटेक्ट टूटने के कगार पे ये होगा तो इसका नॉर्मल रिएक्शन जो हो जाएगा 0 हो जाएगा। उस कंडीशन में mg की वैल्यू आ जाती है हाईएस्ट पॉइंट की काइनेटिक ये सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर, और इससे v का वैल्यू हमें मिलता है अंडर रूट ऑफ gr, ठीक है। अब हम पॉइंट A से लेके पॉइंट B के बीच में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा देते हैं, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी एट A, पोटेंशियल एनर्जी एट A, काइनेटिक एनर्जी एट B, पोटेंशियल एनर्जी एट B को अप्लाई करेंगे और v0 निकालेंगे। A पे काइनेटिक एनर्जी इतना है, लोवेस्ट पॉइंट को हम रेफरेंस मान लेते हैं तो वहाँ पोटेंशियल 0 हो जाएगा। B पे काइनेटिक एनर्जी है हाफ m
अंडर रूट जी आर, अंडर रूट जी आर का होल स्क्वायर प्लस कितनी पोटेंशियल एनर्जी है वहां पे, हाइट 2r हो जा रही ना, डायमीटर के दूसरे छोर पे चले गए। तो सबसे पहले मास कैंसिल कर देंगे और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड, तो वी नॉट स्क्वायर आएगा और क्या आएगा, जी आर आएगा और क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 GR आएगा। ठीक है, तो देखिए यहां मैंने प्रूव कर दिया कि लोवेस्ट पॉइंट पे कम से कम बेयर मिनिमम वेलोसिटी अंडर रूट 5GR होने पर ही ये सर्कुलर मोशन को क्या कर पाएगा, कंप्लीट कर पाएगा। समझ में आ रही है बात? सर्कुलर मोशन को कंप्लीट करने के लिए इस वेलोसिटी का होना अनिवार्य है। ठीक है, मिनिमम। चलिए अब वापस आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो इसका आंसर निकाल लिया था हमने। अगला सवाल सुनिए, 3 ऑब्जेक्ट्स ए बी सी, ए है सॉलिड स्फीयर, बी है थिन सर्कुलर डिस्क, सी है सर्कुलर रिंग, ईच हैव द सेम मास एंड रेडियस, दे ऑल स्पिन with the same angular speed about their own symmetry axis. The amount of work required to bring them to rest would satisfy the relation. ठीक है, कितना काम करके, कितना वर्क करके हम उसको रोक सकते हैं। Now एक्सटर्नल वर्क जो होगा वो होगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ऑब्वियसली रोटेशनल, क्योंकि ट्रांसलेशनल तो है नहीं यहाँ पे, माइनस इनिशियल। फाइनल काइनेटिक एनर्जी विल बी 0 क्योंकि हम उनको रोक रहे हैं। सो एक्सटर्नल फोर्स का जो मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क होगा वो होगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, नाउ दे आर स्पिनिंग विद द सेम ओमेगा, तो ओमेगा तो सेम हो गया, एंड दे आर हैविंग सेम मास एंड रेडियस, मास और रेडियस भी सेम हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि जिसका आई ज़्यादा होगा उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगी और उसके लिए वर्क डन भी ज़्यादा लगेगा। तो आइए बताइए, सबसे पहले ए का मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्फीयर होने की वजह से उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/5 mr²। बी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क होने की वजह से होता है mr²/2 और रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²। अब आप बताएं तीनों में सबसे ज़्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसकी है? सबसे ज़्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है सी की, तो वर्क डन भी सबसे ज़्यादा किस में लगेगा? सी में लगेगा। तो सी का वर्क डन सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद होगा बी का, और सबसे कम वर्क डन जो लगेगा रोकने में वो किसको लगेगा? स्फीयर को रोकने में लगेगा। तो ये हमारा करेक्ट ट्रेंड हुआ, तो आंसर इसका 3rd होगा। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट? इनमें से कौन सा गलत है? फ्रिक्शनल फोर्स ऑपोजेस रिलेटिव मोशन, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, इसमें कोई गलती नहीं है। लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन, ये लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन है, बिल्कुल सही बात है, ये प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल रिएक्शन के, सही जवाब। रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ये भी सही है, तभी तो हम बॉल बियरिंग्स यूज़ करते हैं, तभी तो हम रोलर्स यूज़ करते हैं। तो अब तो बच गया यही। कोफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन हैज़ डायमेंशन ऑफ लेंथ, बिल्कुल नहीं। कोफिशिएंट ऑफ किसी भी तरह का फ्रिक्शन का कोफिशिएंट जो होता है वो डायमेंशनली, उसका डायमेंशन कुछ भी नहीं होता, दैट इज डायमेंशनलेस। ठीक है, तो ये हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन है और यही हमारा सही जवाब है इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर 4। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 115 पे। A moving block having mass m collides with another stationary block having mass 4m। ठीक है, ओके, तो एक मास है m और वो जाके टकरा रहा है एक दूसरे ब्लॉक में जिसका मास है 4m। किस वेलोसिटी से टकरा रहा है ये नहीं दिया हुआ है। द लाइटर ब्लॉक कम्स टू रेस्ट, तो इसका u1 हमें नहीं पता है, तो इसको हम u मान लेते हैं। तो u1 हमारा u हो गया,
और u2 हमारा 0 हो गया। ये है टकराव के पहले की सिचुएशन। टकराव के बाद की सिचुएशन क्या होगी कि जो हमारा m था उसका v1 हो गया 0, ठीक है ना। और दूसरे वाले की वेलोसिटी, व्हेन द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द लाइटर ब्लॉक इज v। अच्छा, लाइटर ब्लॉक की वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी दे रहा है, जिसको हमने u लिखा उसको ये v लिख रहा है। कोई नहीं जी, हम भी v लिख देते हैं। कम्स टू रेस्ट, लाइटर ब्लॉक कम्स टू रेस्ट और दूसरा वाला 4m चल जाएगा। तो ये किस स्पीड से चल देगा, ये हम मान लेते हैं v डैश, ठीक है। तो कहता है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन निकालिए। तो सबसे पहले कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन निकालने के लिए हमें v डैश निकालना पड़ेगा, यानी v2 निकालना पड़ेगा। समझ गए? बिकॉज कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, क्या होता है बताओ, रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर द इम्पैक्ट v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर द इम्पैक्ट u1 माइनस u2, ठीक है। ओके, देन बताएं कैसे निकालेंगे v2 हम। तो उसके लिए हम लगाएंगे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम which is applicable for all kinds of collision. Why applicable? Because in all kinds of collision external force is absent. So conservation of linear momentum के हिसाब से हम लिखेंगे mv plus 0 equal to 0 plus 4 mv dash, which gives us v dash equal to v by 4, and now we are substituting that in coefficient of restitution. So what will be the answer? E equal to, okay, what is v2? v by 4. What is v1? That's 0. What is u1? That is v. And what is u2? u2 is 0. So answer is 1 by 4. Correct? हाँ बिल्कुल ठीक है। ओके, सो 0.25 इज द करेक्ट आंसर। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 116 पे। 116 क्वेश्चन कहता है, अ ट्यूनिंग फॉर्क इज यूज्ड टू प्रोड्यूस रेजोनेंस इन अ ग्लास ट्यूब, द लेंथ ऑफ द एयर कॉलम इन दिस ट्यूब कैन बी एडजस्टेड बाय अ वेरिएबल पिस्टन। तो रेजोनेंस ट्यूब के अंदर हम स्टेशनरी वेव पैदा कर रहे हैं ट्यूनिंग फॉर्क का इस्तेमाल करके, और उसकी लेंथ को हम एडजस्ट कर सकते हैं। एट रूम टेम्परेचर ऑफ 27 डिग्री सेल्सियस, two successive resonances are produced at 20 centimeter and 73 centimeter of column length. The frequency of the tuning fork is 320 Hz. The velocity of sound in air at 27 degree Celsius is. देखिए, रेजोनेंस ट्यूब की बात हो रही है। टू सक्सेसिव रेजोनेंसेस जो पैदा हो रहे हैं उनकी लेंथ दी जा रही है आपको, ठीक है। मैं यहाँ दो डायग्राम बना रहा हूँ, एक 20 सेंटीमीटर और एक 73 सेंटीमीटर। ये देखिए 20 सेंटीमीटर थोड़ा और छोटा होगा, थोड़ा और छोटा बनाते हैं। ये देखिए उतना ही बड़ा बन गया, चलो कोई नहीं यार। अब सुनो, जब इसमें मान लो पहला रेजोनेंस हो रहा है, सक्सेसिव रेजोनेंस में ऐसा नहीं है कि पहला फंडामेंटल से ही शुरू हो, हम कोई भी दो सक्सेसिव रेजोनेंस मान सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा आपको इजी रहे समझने में इसलिए मान के चल रहा हूँ कि चलो फर्स्ट वाले में मान लीजिए हमारा पहला हार्मोनिक पैदा हुआ, तो इस तरह का वेव फॉर्म बनेगा उसमें, और इसका नेक्स्ट जो होगा उसमें 3 हाफ लूप होंगे, है ना। रेजोनेंस ट्यूब में एक एंड खुला होता है और एक एंड बंद होता है लूप का, तो ऑब्वियसली कंप्लीट नंबर ऑफ लूप्स कभी नहीं हो सकते, ठीक है। तो इसमें जो स्टेशनरी वेव पैटर्न बनेगा वो यूं बनेगा। क्लियर है? अच्छी बात है। इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों के बीच में नेट 1 लूप का डिफरेंस हुआ, ठीक है। एक एक्स्ट्रा रेजोनेंस का मतलब हुआ, अगर नेक्स्ट रेजोनेंस मिला है मतलब आपने 1 लूप ऐड किया। देखिए ना, इसमें n हाफ लूप की वैल्यू कितनी है, p अगर नंबर ऑफ हाफ लूप मानते हैं तो हाफ लूप का नंबर 1 है और यहाँ हाफ लूप का नंबर है, नंबर ऑफ हाफ लूप्स गिनना, हाफ लूप्स, ठीक है, 3/2। करेक्ट है ना। सो इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों केसेस में जो तुम्हारा एक्स्ट्रा लेंथ यूज हो रहा है वो 1 लूप को इंट्रोड्यूस करने के लिए हो रहा है। सो व्हाट इज द लेंथ ऑफ 1 लूप, टेल मी। लेंथ ऑफ 1 लूप कितना होगा बताएं।
लेंथ ऑफ वन लूप होगा इन दोनों लेंथ्स का डिफरेंस, यानी 53 सेंटीमीटर, 73 माइनस 20। और एक लूप की जो लेंथ होती है वो होती किसके बराबर है? वो होती है लैम्डा बाई 2 के बराबर किसी भी स्टेशनरी वेव में। वन लूप का लेंथ जो होगा दैट इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बताओ? 53 सेंटीमीटर हो गया लैम्डा डिवाइडेड बाई 2। तो बेटे लैम्डा कहाँ कितना आ गया इससे? 106 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपका काम हो गया, आपका लैम्डा निकल गया और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है ट्यूनिंग फॉर्क का। ट्यूनिंग फॉर्क तो सेम यूज़ कर रहे हैं, तो वेलोसिटी ऑफ वेव कितना होगा? दैट इज न्यू इनटू लैम्डा। न्यू कितना है? 320। लैम्डा कितना है? 1.06 मीटर में बदल के लिखेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, यार बड़े क्लोज ऑप्शन है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलो वो भी करेंगे, तो एक काम करते हैं, एक ज़ीरो दे देंगे, 10.6 हो जाएगा। ठीक है, 32 इंटू 106 कर ले यार डायरेक्ट, 6 दूनी 12 और ये हो गया 18, 318। सही है, 2 9 3 3 339 के आसपास आंसर आ रहा है, तो हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, तो ये कहानी हो गई इसकी। चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 117। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन मेटल प्लेट्स ऑफ एन आइसोलेटेड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर C having charge A, charge Q and area A is proportional to this, proportional to that। तो पढ़ाना पड़ेगा भाई। आओ देखो, ये आपके कैपेसिटर का एक प्लेट है। ठीक है, अब ये मान लीजिए कि आपका पॉजिटिव प्लेट है कैपेसिटर का, तो इस पे जो चार्ज होगा वो हम लोग ऐसे बना देते हैं। इस चार्ज को हम Q लिख देते हैं, चार्ज डेंसिटी को सिग्मा लिख देते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसके वजह से इस पॉइंट पे जहां मैंने डॉट बनाया है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी वो कितनी होगी बताओ? दैट इज सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। करेक्ट है, सिंगल प्लेट की वजह से ले रहे हैं हम, केवल एक प्लेट की वजह से। ठीक है ना। अब सोचो, जहां हमने फील्ड की इंटेंसिटी लिखी है उसी पॉइंट के लोकेशन पे एक दूसरा प्लेट भी मौजूद होगा। चलो अलग कलर से दिखलाते हैं उसको। उसी पॉइंट के लोकेशन पे एक दूसरा प्लेट भी मौजूद होगा, होगा कि नहीं होगा? और उस प्लेट पे जो चार्ज है वो है नेगेटिव चार्ज, वो है नेगेटिव चार्ज। और वो नेगेटिव चार्ज कितना बच्चे? वो नेगेटिव चार्ज है -Q के बराबर। तो उस नेगेटिव चार्ज के वजह से इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा, फोर्स लगेगा अट्रैक्टिव। ठीक है ना, और उस फोर्स को हम लिखेंगे F। नाउ व्हाट इज दिस F फोर्स? इज इट इक्वल टू चार्ज Q मल्टीप्लाइड बाई इंटेंसिटी ऑफ द फील्ड। ठीक है, तो चार्ज Q मल्टीप्लाइड बाई सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आ गया। ठीक है, F की वैल्यू कितनी आ गई? अब Q के टर्म्स में लिखे तो हम इसको Q लिखेंगे, दोनों का सिग्मा सेम ही होता है कैपेसिटर के दोनों प्लेट्स का, तो इसके जगह लिखेंगे Q डिवाइडेड बाई A अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो फोर्स का वैल्यू आ गया Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2A एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, कभी कभी फोर्स पूछता है, कभी कभी फोर्स पर यूनिट एरिया पूछता है। तो अगर फोर्स पर यूनिट एरिया आपसे पूछ ले तो आप इसी सवाल का जवाब देंगे Q स्क्वायर, एक और एरिया से डिवाइड करना पड़ेगा हमें, सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हैं इसको, Q बाई A को सिग्मा लिख देंगे। ठीक है, ये देखिए, यही पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी का भी एक्सप्रेशन होता है, न्यूमेरिकली दोनों का वैल्यू सेम होता है। तो ये हमने एक्सप्रेशन लिख लिया। अब ओरिजिनल क्वेश्चन पे आते हैं, पूरा कैपेसिटर थोड़ी पढ़ा सकते हैं इतने टाइम में। तो आओ, सबसे पहले जो एक्सप्रेशन हमारा आया, जो अभी हमने पीछे लिखा था है, वो कितना लिखा था? एक्सप्रेशन हमने लिखा था F का, और लिखा था Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वाइस A एप्सिलॉन नॉट। ठीक है,
तो हाँ, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात कर रहा है, तो प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, ये तो मैटर ही नहीं करता है, गलत बात। लीनियरली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, डिस्टेंस पे डिपेंड ही नहीं करता भाई, इंडिपेंडेंट होता है डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स के। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, तो इंडिपेंडेंट होगा, डिस्टेंस से कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 118 पे। A pendulum is hung, excuse me, a pendulum is hung from the roof of sufficiently high building, is moving freely to and fro like a simple harmonic oscillator. The acceleration of the bob of the pendulum is 20 meter per second square at a distance of 5 meter from the mean position. तो बच्चों ये हो गया उसका मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट x, और ये हो गया उसकी उस समय इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो आपको टाइम पीरियड निकालना। गुड, आइए बात करते हैं। सबसे पहले ये जो फीचर्स होते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन के, उसके अंदर हम लोग पढ़ते हैं कि जो रीस्टोरिंग फोर्स बॉडी पे लगता है उसका एक्सप्रेशन होता है -m ओमेगा स्क्वायर x। ठीक है, तो जो एक्सेलरेशन होगा ऑब्वियसली उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस ओमेगा स्क्वायर x। तो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड बाई x का मैग्नीट्यूड क्या देगा हमें, ओमेगा स्क्वायर। और अगर हम इसका रूट ले लें तो हमें मिल जाएगा ओमेगा। इसके हिसाब से हमारा टाइम पीरियड कितना आ जाएगा बताओ, 2 पाई बाई ओमेगा, अर्थात 2 पाई डिवाइडेड बाई x अपॉन a का मोड। ठीक है, माइनस तो डायरेक्शन की वजह से होता है ना, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन उल्टे डायरेक्शन में होती है डिस्प्लेसमेंट के, जिधर जाएगा उसको रोकेगा उधर जाने से। सो व्हाट इज द आंसर ऑफ टाइम पीरियड, कम ऑन। सो इट इज 2 पाई, व्हाट इज x, 5, देन 20, 1/4, 2 बन के बाहर आएगा, कट जाएगा, आंसर आ जाएगा पाई सेकेंड इज द आंसर। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम रेस्ट थ्रू अ वर्टिकल डिस्टेंस h इन अ यूनिफॉर्म एंड वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्टेड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो अगर देखिए फील्ड की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है अपना, इसको एक्सेलरेशन नीचे की तरफ मिलेगा। अच्छी बात है। कीपिंग इट्स, कहा गया, हाँ, कीपिंग इट्स मैग्नीट्यूड द सेम, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नाउ रिवर्स्ड। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को हमने रिवर्स कर दिया और अब हम गिरा रहे हैं प्रोटॉन को, तो प्रोटॉन को फिर भी इसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन मिलेगा, दोनों को गिरते हुए डायरेक्शन में एक्सेलरेशन मिलेगा। द टाइम ऑफ फॉल ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंपैरिजन टू द टाइम ऑफ फॉल ऑफ प्रोटॉन इज। ठीक है, तो देखिए अगर कोई चीज़ फॉल कर रही है तो उसका टाइम ऑफ फॉल कैसे निकालते हैं, टाइम ऑफ फॉल निकालते हैं h इक्वल टू हाफ a_t स्क्वायर से। इनिशियल वेलोसिटी 0, तो अगर h इक्वल टू हाफ a_t स्क्वायर, अगर h इक्वल टू हाफ a_t स्क्वायर हम यूज कर लें, तो जो टाइम ऑफ फॉल होगा उसकी वैल्यू आती है √2 ऑफ h बाई a। ठीक है, अब ये a कहाँ से आया है, ये आया है a इलेक्ट्रिक फील्ड से, तो इसको हम लिखेंगे जो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा बाय मास, अर्थात ये आ जाएगा √2mh और Fe को हम लिखेंगे Q इंटू ई। ठीक है, अब देखिए दोनों का चार्ज सेम होता है, ई होता है, एक का पॉजिटिव एक का नेगेटिव होता है, चार्ज दोनों का सेम होता है मैग्नीट्यूड में। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों को सेम दे रहे हैं, हाइट दोनों को सेम है, सेम हाइट से गिरा रहे हैं, तो टाइम किस पे डिपेंड करेगा, मास ऑफ प्रोटॉन इज वेरी वेरी ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन।
ठीक है, ऑलमोस्ट 2000 गुना। तो टाइम ऑफ प्रोटोन, फॉल ऑफ प्रोटोन भी क्या हो जाएगा, वेरी वेरी ग्रेटर देन टाइम कंज्यूम्ड बाय इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सही है। तो द टाइम ऑफ फॉल ऑफ इलेक्ट्रॉन इन, इलेक्ट्रॉन का टाइम प्रोटॉन के कंपेरिजन में क्या होगा, तो दैट विल बी स्मॉलर। कितने टाइम्स होगा ये तो नहीं निकाल पा रहे हम लोग, ठीक है ना। सो द टाइम पीरियड विल बी स्मॉलर देन द टाइम पीरियड ऑफ प्रोटॉन। समझ में आ गई बात? ओके, h इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर यूज करेंगे, टाइम की वैल्यू आ जाएगी 2h बाई अंडर रूट ए, अंडर रूट 2h बाई ए की वैल्यू होगी फोर्स डिवाइडेड बाई मास। फोर्स कौन दे रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, क्यू, मास चला जाएगा ऊपर, तो सारा दारोमदार किसके ऊपर आ गया, मास के ऊपर आ गया। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 120 पे। 2018 का पेपर अच्छा पेपर था, क्वेश्चन बहुत इजी नहीं थे। An electron of mass m with initial velocity v naught vi enters an electric field that is given to us. If lambda naught is the de Broglie wavelength initially, then de Broglie wavelength at a time t. तो भैया de Broglie wavelength क्या होता है? de Broglie wavelength मैटर वेव्स का वेवलेंथ होता है और इसकी वैल्यू कितनी होती है, h डिवाइडेड बाई मोमेंटम p, h बाई mv। ठीक है, अगर मैटर को वेव्स मान ले तो उनके मोमेंटम से उनका वेवलेंथ निकाल सकते हैं। अब आपका इनिशियल मोमेंटम जो है लैम्डा नॉट दिया हुआ है, जिसको कि आप h बाई पी नॉट बोल सकते हैं, जिसको आप h बाई एम वी नॉट बोल सकते हैं। ये थोड़ा साफ नहीं है तो इसको मैं साफ तरीके से लिख देता हूँ। ये देखिए वी नॉट इनिशियल वेलोसिटी। अब सुनिए, वेलोसिटी है x के डायरेक्शन में इनिशियली और फील्ड है नेगेटिव x के डायरेक्शन में। वेलोसिटी इनिशियल है x के डायरेक्शन में और फील्ड दिया हुआ है नेगेटिव x के डायरेक्शन में, किंतु जो पार्टिकल है आपका वो है एक इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन को फोर्स मिलेगा फील्ड के ऑपोजिट, यानी इधर। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेशन इसी दिशा में मिलेगा, जिसके फलस्वरूप इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। अब ये एक्सेलरेशन इलेक्ट्रॉन को कितना मिलेगा भैया, तो जितना उस पर फोर्स लगेगा क्यू बाई मास। ठीक है, सो व्हाट इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ई। व्हाट इज द फील्ड गिवन, ई नॉट। व्हाट इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एम। करेक्ट, ठीक है, तो ये उसकी एक्सेलरेशन होगी। तो उसकी फाइनल वेलोसिटी टी टाइम पे कितनी हो जाएगी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, जिसको कि हम लिख सकते हैं v नॉट प्लस ए की वैल्यू डालेंगे ई नॉट टी बाई एम। सही है। अब हमारा नया वेवलेंथ कितना हो जाएगा बताइए, हमारा नया वेवलेंथ हो जाएगा h डिवाइडेड बाई कम ऑन m, नई वाली वेलोसिटी के जगह ये पूरी वेलोसिटी v नॉट प्लस ई नॉट बाई एम इंटू टी रख देंगे और इसमें से v नॉट कॉमन ले लेंगे, तो क्या आ जाएगा h डिवाइडेड बाई एम वी नॉट। अब बताइए अंदर में क्या बचेगा आपके पास, सॉरी अंदर में नहीं, नीचे में क्या बचेगा। तो मैं इसको फिर से अरेंज करता हूँ एक बार, है ना। लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन वी नॉट कॉमन ले लिया बच्चों अंदर से, तो यह आ जाएगा 1 प्लस ई नॉट टी बाई एम वी नॉट। और बेटा ये जो पूरा टर्म है कौन सा वाला, ये वाला, इसको हम लिख सकते हैं पी नॉट या लैम्डा नॉट लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा बताइए, तो हमारा आंसर आ जाएगा मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर 3। करेक्ट है ना, थर्ड आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
फॉर अ रेडियो एक्टिव मटीरियल हाफ लाइफ इज 10 मिनट्स। अच्छी बात है, हाफ लाइफ 10 मिनट्स दिया हुआ है। टी हाफ 600 नंबर है न्यूक्लियाई के। द टाइम टेकन इन मिनट्स फॉर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ 450 न्यूक्लियाई। देखिए इसका एक कन्वेंशनल मेथड भी हो सकता है, फॉर्मूले से जाए बनाए, बट जब भी देखो ना कि ये इसके टेबल में आ रहा है, कुछ कॉमन फैक्टर मिल रहा है, तो थोड़ा हाफ लाइफ वाला ट्राई कर लिया करो। अगर 450 डीके कर गया मतलब बचेगा कितना, 150 बचेगा ना। देखो 600 टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है, 600 से 300 आने में कितना लगेगा, 1 हाफ लाइफ लगेगा ना। और 300 से फिर इसको 150 हो जाने में कितना लगेगा, एक और हाफ लाइफ लगेगा। तो 300 से 150 आ गया, इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल जो डिसइंटीग्रेट हो गया वो कितना हो गया बताओ, 600 से घट के 150 हो गया, तो 450 डिसइंटीग्रेटेड हो गया ना। तो इस 450 के डिसइंटीग्रेशन में कितना टाइम लग गया, इस 450 के, देखो 600 था ना इनिशियली, अब कितना बच रहा है, 150 लग रहा है ना। तो 150 अगर बचा तो ये 450 न्यूक्लियाई के डिसइंटीग्रेशन में कितना हाफ लाइफ लगा, टेक्स 2 हाफ लाइफ्स। तो व्हाट इज द आंसर, आंसर इज 20 मिनट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। When the light of frequency 2 mu naught, where mu naught is the threshold frequency, is incident on a metal plate, the maximum velocity of the electrons emitted is v1. Photoelectric effect. ठीक है, when the frequency of the incident radiation is equal to 5 mu naught, the maximum velocity of the electrons emitted from the same plate is v2, the ratio of v1 and v2. तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में बताएं, काइनेटिक एनर्जी का क्या इक्वेशन होता है, काइनेटिक एनर्जी मैक्स of electron is incident फोटोन की एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन, और वर्क फंक्शन कितना होता है, h इंटू न्यू नॉट, यूर न्यू नॉट इज द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तब प्रथम केस में हमारा काइनेटिक एनर्जी है हाफ mv1 स्क्वायर, और जिस फ्रीक्वेंसी की लाइट हम गिरा रहे हैं वो फ्रीक्वेंसी है 2 न्यू नॉट, h कॉमन लो चलेगा। सेकंड केस में हमारी वेलोसिटी है ये v2, और उस केस में हम किस फ्रीक्वेंसी की लाइट गिरा रहे हैं वहां पे 5 न्यू नॉट। अब इन दोनों रिलेशंस को डिवाइड कर दें तो v1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई v2 स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा न्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 न्यू नॉट, विच इज 1/4। तो भैया v1 बाई v2 की कितनी वैल्यू आए बताएं आप लोग, है जी, v1 बाई v2 की वैल्यू यहां से आती है 1/2, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ बोर्स ऑर्बिट। देखिए, तो इससे आसान क्वेश्चन तो पेपर में हो ही नहीं सकता, ये तो केमिस्ट्री में ही पढ़ते हैं आप लोग, कि काइनेटिक एनर्जी is negative of total energy and total energy is half of potential energy, ये रिलेशन होता है। तो बताइए काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी का रेशियो क्या होगा, दैट इज 1:-1। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 124, एन EM wave is propagating in a medium with velocity v I cap. The instantaneous oscillating electric field of this EM wave is along the positive y axis. अच्छी बात है, ये गया y axis, ये है हो गया x axis और ये हो गया z axis। इलेक्ट्रिक फील्ड की वाइब्रेशंस पॉजिटिव y डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड का पता नहीं, वेव जा रहा है इस डायरेक्शन में।
तो देखिए बच्चों ऐसा है कि ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, तो बी के लिए हमारे पास एक ही डायरेक्शन बचा, या तो प्लस जेड या माइनस जेड, ठीक है। और ध्यान रहे कि ये जो सी का जो डायरेक्शन होता है वो ई क्रॉस बी के डायरेक्शन में होता है, ये एक प्रॉपर्टी है, तो इसका इस्तेमाल हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे। तो ई क्रॉस बी अगर हम z डायरेक्शन में लेंगे तो ई क्रॉस बी आएगा पॉजिटिव x डायरेक्शन में, तो z डायरेक्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगर हम नेगेटिव z डायरेक्शन में ले लेते हैं तो ये c वाला जो है नेगेटिव x की तरफ आ जाएगा। ई क्रॉस बी करने पे राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे, ई क्रॉस बी करके देख लीजिए आप, पॉजिटिव z की तरफ। पॉजिटिव z लेने से b को, और अगर हम b को पॉजिटिव z लेंगे तो हमारा जो वेव है उसकी वेलोसिटी जो कि ई क्रॉस बी से आती है वो पॉजिटिव x की तरफ हो जाएगी, ठीक है। तो ये करेक्ट बैठता है इसमें। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ अ प्रिज्म इज √2 एंड द एंगल ऑफ द प्रिज्म इज 30 डिग्री. One of the two refracting surfaces of the prism is made mirror inwards by silver coating. A beam of monochromatic light is entering the prism from the other face, will retrace its path after reflection from the silvered surface if its angle of incidence is √2 30 degree. Two things are given. ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है, आइए डायग्राम बना के करते हैं ढंग से। देखिए ये आपका प्रिज्म है, ठीक है। और भाई साहब इस प्रिज्म की जो एंगल है वो है 30 डिग्री और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है √2। अब क्वेश्चन ये कहता है कि एक लाइट बीम, ठीक है, अच्छा हाँ, इसके एक फेस को सिल्वर कर दिया गया, एक लाइट बीम इंटर करता है, ठीक है, दूसरे फेस से, यानी इधर से कुछ यूं, और सरफेस से टकराने के बाद ऑब्वियसली ये रिफ्रैक्ट होगा। यहाँ एक नॉर्मल बना देते हैं हम लोग, ये हमारा नॉर्मल है। एंगल ऑफ इंसिडेंस हमें नहीं पता, वही तो हमें निकालना है, ठीक है। और ये जो रे है हमारी, ये इसके बाद दूसरे सरफेस तक जाती है और दूसरे सरफेस तक कुछ यूं जाती है, दूसरे सरफेस तक कुछ यूं जाती है कि दूसरे सरफेस को जाके टकरा के अपना पाथ रिट्रेस कर लेती है। हमेशा याद रखिए, कभी भी कोई रे अगर अपना पाथ रिट्रेस करेगा तो ये तभी और तभी पॉसिबल होगा जब अपने रास्ते में वो किसी मिरर से टकराए और वो भी परपेंडिकुलरली टकराए, तभी वो जिस लाइन के अलॉन्ग आया उसी लाइन के अलॉन्ग वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, बाउंस बैक हो जाएगा। तो ये एंगल 90 डिग्री हो गया हमारा। अब हमें इससे एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालना है, ठीक है। तो अगर बताइए ये एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है और ये 90 हो गया, देन व्हाट अबाउट दिस एंगल? ऑब्वियसली दिस एंगल इज 60 डिग्री, एंड इफ दिस इज 60 डिग्री देन व्हाट अबाउट दिस एंगल? दिस एंगल इज obviously 30 degree, and this 30 degree is what? This 30 degree is nothing but angle of refraction. So angle of refraction here in this question must be 30 degree. Snell's law लगाते हैं at first surface, ठीक है। So 1 into sine of I is equal to mu into sine of R, that is sin I is equal to √2 into sin R, which is sin 30. And what is sin 30? Sin 30 is equal to half. So this is 1 upon √2.
विच गिव्स अस आई इक्वल टू 45 डिग्रीज। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन। तो आंसर इसका होगा 45 डिग्री। ठीक है, सो लेट्स टिक 45 डिग्री एंड सेव इट। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं बेटा। 125 के बाद आता है 126। द मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी stored in certain inductor is 25 millijoule when the current in the inductor is 60 milliampere. The inductor is of inductance. इंडक्टेंस पूछ रहा है, इंडक्टर का एनर्जी दे रहा है। वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है, इंडक्टर की जो मैग्नेटिक एनर्जी होती है उसके कोर में होती है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, और उसकी वैल्यू होती है हाफ LI²। ये एनर्जी आपको दे रहा है, दैट इज 25 मिली जूल। अब रह गया केवल कैलकुलेशन शेष। इंडक्टर की वैल्यू हमें नहीं पता है, करंट की वैल्यू हमें पता है। एंड व्हाट अबाउट करंट? इट इज 60 इंटू 10 की पावर -3 का होल स्क्वायर। 2 को हमने यहाँ भेज दिया, सो दिस इज 50 इंटू 10 की पावर -3। सो व्हाट इज L? सबसे पहले पावर कैलकुलेशन करते हैं। -6 पावर यहाँ पे है, -3 वहाँ पे है, तो उधर जाके बन जाएगा 10 की पावर +3। और ऊपर में है 50 और नीचे में आएगा 3600। करेक्ट है ना? 60 का स्क्वायर 3600। तो एक जीरो तो एक कट गया है। तो फाइनली आंसर आ रहा है 5 डिवाइडेड बाई 360 इंटू 10 की पावर 3। इसको भी काट ही दो, 72 आ जाएगा। सो इट इज़ 1000 डिवाइडेड बाई 72। ये तो हो नहीं सकता। 72 से अगर डिवाइड करेंगे तो 138, ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, ये भी कतई नहीं हो सकता। तो यही आंसर बचता है, यही होगा। डिवाइड करके देख लो, आंसर आ जाना चाहिए। 72 एक बार में जाएगा, हाँ आ जाएगा। ठीक है, तो 126 का ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 127। An object is placed at a distance of 40 cm from a concave mirror of focal length 15 cm. 40 cm, focal length 15 cm. ठीक है। Object is displaced through a distance of 20 cm towards the concave mirror. ऑब्जेक्ट को मिरर की तरफ लेके आते हैं 20 सेंटीमीटर, तो उसके इमेज का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? अच्छा, आइए डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो क्वेश्चन ये कहता है कि ये है आपका कंकेव मिरर, ऑब्जेक्ट की दूरी फर्स्ट केस में इससे दी हुई है 40 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ दिया हुआ 15 सेंटीमीटर। मेरे ख्याल से मैं भूल गया, देखने दो। हाँ जी, नहीं भूला, 15 सेंटीमीटर ही है। और पहला डिस्टेंस 40 है, बाद वाला डिस्टेंस 20 है। ठीक है, ओके। सो U इज़ 40। तो पहला इमेज कहाँ बनेगा, पहले तो वो निकाल लेते हैं। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे, क्या यूज़ करेंगे? हम इसके लिए यूज़ करेंगे 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, यानी मिरर फॉर्मूला। v का नहीं पता, u का पता है, f की वैल्यू 15 है और कंकेव है तो नेगेटिव ही होगा। सो 1/v इज इक्वल टू 1/15 माइनस 1/40, माइनस कॉमन ले ले तो आ जाएगा माइनस। हाँ भैया, 15 और 40 का एलसीएम 600 ही होगा। 15 दूना 30, 90, 120 सॉरी, 600 नहीं होगा, 120 होगा, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, तो 120 होगा। ठीक है, तो 15 8 120 और 3, तो ये कितना आ गया? ये आ गया -5/120। ठीक है, तो v का वैल्यू आ गया हुजूर -24 सेंटीमीटर। तो आपका इमेज जो बनेगा फर्स्ट वाला, वो बनेगा
24 सेंटीमीटर की दूरी पे, यहाँ से ये हो गया इमेज। अब इसको भूल जाइए थोड़ी देर के लिए। अब आ जाइए फिर से इसी सिचुएशन में, वही कंकेव मिरर फिर से बनाइए और ये रहा आपका ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस यहाँ से कितनी हो गई भाई साहब, इस बार 20 सेंटीमीटर नज़दीक लेके आएंगे तो इस बार u हो जाएगा 20, फोकल लेंथ तो सेम ही रहेगा। आइए अब नया इमेज निकालते हैं अब, ठीक है। तो 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f करेंगे। 1/v नहीं पता, 1/u तो पता चल गया, 1/f तो बहुत पहले से पता है। सो इट इज़ 1/v हियर, माइनस कॉमन ले लें तो 1/15 माइनस 1/20, ठीक है, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा भाई LCM 60 आएगा। तो 15 चौके 60, 20 दिया 60, तो हमारा आंसर आ गया -1/60। तो v का वैल्यू आ गया इसमें -60 सेंटीमीटर। तो अब इस बार इसका इमेज का डिस्टेंस जो होगा, बना के दिखाता हूँ भाई, ये रहा, और इस बार इसकी डिस्टेंस हो जाएगी 60 सेंटीमीटर, ठीक है। पहला वाला कितने डिस्टेंस पे था, पहला वाला था 24 पे और दूसरा वाला कितना है 60, तो दोनों का डिफरेंस निकाल लो, उतना ये दूर चला जाएगा मिरर से। सो व्हाट इज v2 माइनस v1, ऑब्वियसली मैग्नीट्यूड माइनस कर रहे हैं, तो 60 में से 24 जाएगा तो बचेगा 36 सेंटीमीटर डिस्प्लेस होगा, लेकिन अवे फ्रॉम द मिरर। आइए कुछ है ऑप्शन देखें, कोई ऑप्शन मैच कर रहा है क्या, 36 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिरर। तो भाई साहब हमारा आंसर जो है वो है सेकंड ऑप्शन, ठीक है, 127। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये देखिए, अ टॉय कार विथ अ चार्ज क्यूब मूव्स ऑन अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल प्लेन सरफेस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, फ्रिक्शनलेस, हॉरिजॉन्टल, इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्यू टू द फोर्स QE वेलोसिटी इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to 6, ठीक है, इन 1 सेकेंड। अच्छा, एट दैट इंस्टेंट द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज रिवर्स्ड, 1 सेकेंड के बाद फील्ड को हमने रिवर्स कर दिया। द कार कंटिन्यूज टू मूव फॉर 2 more seconds अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द सेम फील्ड। द एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड ऑफ द टॉय कार बिटवीन 0 to 3 seconds। देखिए बेसिकली ये क्वेश्चन मोशन इन 1 डायमेंशन का है, ठीक है, मोशन इन 1 डायमेंशन का क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें एक ही चीज इलेक्ट्रोस्टैटिक से लिया गया और वो है QE/m। जो एक्सेलरेशन होगा वो कितना होगा चार्ज पार्टिकल का, QE/m होगा, ठीक है। बाकी इसमें कुछ भी नहीं है, चार्ज Q है तो पॉजिटिव मान के चल सकते हैं। तो देखो इस पॉइंट पे U 0 है, ये तुम्हारा चार्ज Q है, ये तुम्हारा t = 0 है, यहाँ से चलेगा, ठीक है। अब देखो 1 सेकेंड के अंदर ये आ गया आपका t = 1 सेकेंड, ऐसे ही बन जाएगा, ये कैलकुलेशन भी नहीं करना पड़ेगा। देखो ध्यान से, 1 सेकेंड के बाद इसकी स्पीड हो जाती है 6 मीटर पर सेकेंड। सो वेलोसिटी इज 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक। बताइए इसमें एक्सेलरेशन कितना होगा, तो v = u + at लगा देते हैं यहाँ पे, तो a की वैल्यू आ जाएगी हमारी 6, ठीक है। उसके बाद यही एक्सेलरेशन जो कि इधर था, इस एक्सेलरेशन को अब कर दिया गया रिवर्स। तो अब 1D मोशन का सिमेट्री लगाइए, ठीक है। देखिए जितना अभी ये रुकेगा, आगे जाके रुकेगा, तो पहले देखिए रुकेगा कब। तो मान लीजिए यहाँ क्या कि पहली बार रुकता है। अब सोचिए यहाँ पे टाइम कितना हो रहा है, दिमाग लगाइए, जितना चेंज इन वेलोसिटी यहाँ से यहाँ तक हुआ उतना ही चेंज इन वेलोसिटी यहाँ से यहाँ तक हुआ मैग्नीट्यूड वाइज। एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड मतलब डेल्टा v दोनों केस का सेम है, a दोनों केस का सेम है, तो दोनों का डेल्टा t भी क्या होना चाहिए, सेम ही होना चाहिए ना, है कि नहीं। एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड होता है वो कितना होता है,
एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड जो होता है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में डेल्टा वी बाई डेल्टा टी होता है। डेल्टा वी सेम है, 0 से 6 फिर 6 से 0, सही है। ए सेम है मैग्नीट्यूड में, तो डेल्टा टी सेम होगा, तो यहां से यहां फर्दर भी 1 सेकंड लगेगा, तो टोटल टाइम 2 सेकंड का हो गया, सही है। और फिर सोचो कि ये रिवर्स करेगा, तो रिवर्स करके अगले 1 सेकंड में एग्जैक्टली ये कहां होगा, वापस इसी पॉइंट के ऑपोजिट होगा, यहां पे एट द एंड ऑफ 3 सेकंड्स। और ठीक उस पॉइंट पे उतनी ही इसकी स्पीड होगी। अरे भैया, किसी बॉडी को जब फेंकते हो ऊपर और यूनिफॉर्म रिटार्डेशन लगता है, तो जब वो मुड़ के वापस वहीं आता है जहां से फेंका गया था, तो सेम स्पीड होती है ना। और जितना टाइम ऊपर जाने में लगा था उतना ही टाइम नीचे आने में लगाता है। उसी तरह जितना टाइम ये 1 सेकंड से 2 सेकंड तक जाकर रेस्ट में आने में लगाएगा, रेस्ट से वापस फिर ये उस पॉइंट तक आने में उतना ही टाइम लगाएगा, 1 सेकंड, ठीक है। या फिर आप ये देख लीजिए कि 1 सेकंड में फिर आप डिस्प्लेसमेंट उसका निकाल लीजिए, निकाल भी सकते हैं, मैंने तो एक ड्राइंग बनाया है। अब आइए हम तीनों पार्ट का डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग लिखते हैं S1, इसको हम लिखते हैं S2 और इसको हम लिखते हैं S3। अब आप बताएं S1 कितना होगा, कोई एक निकाल लीजिए क्योंकि तीनों ही बराबर हैं, ठीक है। तो S1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो S1 की वैल्यू निकालेंगे हाफ AT स्क्वायर से। S1 की वैल्यू निकालेंगे, किससे निकालेंगे S1 की वैल्यू, हाफ AT स्क्वायर से। तो हाफ AT स्क्वायर हो गया हाफ इंटू 6, 1 का स्क्वायर। तो ये तो साहब S1 की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 3। तो अगर S1 3 है तो S2 भी 3 है, तो S3 भी 3 है। तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 3 + 3, 6 आगे गया और 3 पीछे आया, ठीक है ना। 3 + 3, ये अगर S1 3 है, अब इनकी वैल्यू लिख देता हूं यहां पे। S1 अगर हमारा आया है 3, तो S2 भी आया है 3 और S3 भी आया है 3, ठीक है ना। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 6 आगे गया 3 पीछे आया, मतलब डिस्प्लेसमेंट हो गया 6, डिस्प्लेसमेंट हो गया 3 और डिस्टेंस कवर्ड हो गया 9, डिस्टेंस कवर्ड कितना हो गया 9 मीटर। तो अब आप बताएं एवरेज वेलोसिटी कितना होगा और एवरेज स्पीड कितना होगा। टोटल टाइम कितना हमारा 3 सेकंड है, 3 सेकंड है। तो एवरेज वेलोसिटी कितना हुआ, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम। व्हाट इज टोटल डिस्प्लेसमेंट, 3। व्हाट इज टोटल टाइम, 3। तो एवरेज वेलोसिटी इज 1। तो एवरेज वेलोसिटी पहले लिखा हुआ ना, इन दोनों में से कोई आंसर होना चाहिए। अब एवरेज स्पीड कितना होगा, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस है 9, टोटल डिस्टेंस है 9, टोटल डिस्प्लेसमेंट था 3। तो डिस्टेंस 9, टाइम तो वही है 3, तो 3 मीटर पर सेकंड। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। पॉज करके लिख लीजिए ठीक से। अब आइए हम क्वेश्चन नंबर 129 पे बात करते हैं। ये भी बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। A block of mass m is placed on a smooth inclined wedge ABC of inclination theta as shown in the figure. The wedge is given an acceleration a towards the right. The relation between a and theta for the block to remain stationary on the wedge is, ठीक है। तो ब्लॉक को उस वेज पे स्टेशनरी रहना है, ठीक है। ब्लॉक को उस वेज पे स्टेशनरी रहना है, तो हमें बताना है कि ए और थीटा का रिलेशन क्या होगा। तो चलिए हम ब्लॉक का एफबीडी बनाते हैं, ठीक है, यहीं पे बनाते हैं। तो ब्लॉक की एफबीडी में सबसे पहले तो हम एफबीडी किसके रिस्पेक्ट में बनाएंगे, तो याद रखिए हम एफबीडी बना रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू इंक्लाइंड प्लेन। ये इंक्लाइंड प्लेन किस तरह का प्लेन हो जाएगा, इट विल बी नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बोलिए होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये एक्सेलरेटेड है। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में किसी भी चीज की एफबीडी जब हम बनाते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम, तो हमें स्यूडो फोर्स लिखना पड़ता है, ठीक है। तो हम स्यूडो फोर्स लिखेंगे। स्यूडो फोर्स कैसे लिखते हैं, मास ऑफ द बॉडी विच इज अंडर कंसिडरेशन मल्टीप्लाइड बाई नॉन इनर्शियल फ्रेम का एक्सेलरेशन
डायरेक्टेड इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, जिधर नॉन इनर्शियल फ्रेम जा रहा है स्यूडो फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, इट इज मास ऑफ द बॉडी मल्टीप्लाइड बाई एक्सेलरेशन ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम. हाउएवर the direction should be opposite to the direction of acceleration of non inertial frame. ठीक है, तो इस डायरेक्शन में लग जाएगा स्यूडो फोर्स आपका रिवर्स डायरेक्शन में. तो यहाँ लग गया हमारा स्यूडो फोर्स जिसको हम एम ए लिखेंगे. और तीसरा हो गया नॉर्मल रिएक्शन. नॉर्मल रिएक्शन यहाँ टूटेगा, इसके हो जाएंगे दो कंपोनेंट. एक कंपोनेंट हो जाएगा इधर n cos थीटा और एक कंपोनेंट हो जाएगा इधर n sin थीटा. ये समझाने की जरूरत तो नहीं है ना एंगल कैसे निकला, चलो वो भी समझा देते हैं. पूरा देख लो. देखो इस लाइन के बीच में और इस लाइन के बीच में एंगल कितना है, थीटा. तो इनके जो परपेंडिकुलर्स होंगे यानी ये लाइन और वर्टिकल का हॉरिजॉन्टल का परपेंडिकुलर वर्टिकल यानी ये लाइन के बीच में भी एंगल कितना बनेगा, थीटा बनेगा. दो लाइंस के बीच में अगर थीटा एंगल है तो उनके परपेंडिकुलर्स के बीच में भी थीटा एंगल होगा. अब इक्विलिब्रियम की क्या कंडीशन होगी बताइए. इक्विलिब्रियम की कंडीशन होगी n sin थीटा. चूंकि ये इंक्लाइन प्लेन के रिस्पेक्ट में इसकी कोई एक्सेलरेशन नहीं है, इट इज एट इक्विलिब्रियम विथ रिस्पेक्ट टू इंक्लाइन प्लेन. तो n sin थीटा को हम कहेंगे ये स्यूडो फोर्स से बैलेंस हो रहा है और n cos थीटा को हम कहेंगे mg से बैलेंस हो रहा है. तो इक्वेशन नंबर 1 ले लेंगे, इसको 2 को मान लेंगे और 2 को 1 से डिवाइड करेंगे. सॉरी 1 को 2 से डिवाइड करेंगे. तो 1 को 2 से अपन डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा a इक्वल टू a बाई जी इक्वल टू tan थीटा. सो a इक्वल टू जी tan थीटा इज द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, तो देखिए आज हमने अभी तक 19 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं. ठीक है, चार्ज जो है 15 मिनट 15% बचा हुआ है. क्या हम 6 क्वेश्चन कर सकते हैं? चलिए कोशिश तो कर ही देते हैं. 6 क्वेश्चंस अगर हम देखें तो कोई बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन वाले नहीं है. तो आइए देखिए, सबसे पहले ये क्वेश्चन नंबर 130 करते हैं. ये आपके स्क्रू गेज के मेजरमेंट का क्वेश्चन है. A student measures the diameter of small steel ball using the screw gauge of least count 0.001 सेंटीमीटर. तो ये आपका लीस्ट काउंट हो गया साहब, निकालना नहीं पड़ेगा. The main scale reading is 5 millimeter. This is MSR, main scale reading. अच्छा, and the zero of the circular scale division coincides with 25 divisions. इससे हमारा जीरो एरर निकलेगा. ये इससे हमारा मतलब सर्कुलर स्केल रीडिंग निकलेगा. ठीक है, CSR निकलेगा. अच्छा, if the screw gauge has a zero error of 0.004 सेंटीमीटर, the correct diameter of the ball is. तो देखिए रीडिंग का फॉर्मूला अगर आपको आता है तो आप काम कर लेंगे. यहाँ पर रीडिंग का फॉर्मूला क्या होगा, मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग और प्लस जीरो करेक्शन. ठीक है, लेकिन जीरो करेक्शन उल्टा लगता है. अब देखिए सेंटीमीटर में आंसर दिया हुआ, तो एक एक करके वैल्यू पुट करते हैं. तो सबसे पहले जीरो करेक्शन की वैल्यू डालेंगे हम लोग प्लस में. प्लस में कितना डालेंगे, 0.004. अगर नेगेटिव जीरो दिया हुआ तो पॉजिटिव में पड़ेगा. CSR कैसे निकालते हैं, जो भी आपका सर्कुलर स्केल डिवीजन है उसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए. तो सर्कुलर स्केल डिवीजन कितना कॉन्साइड कर रहा, जीरो जो है उसका कॉन्साइड कर रहा था 25th डिवीजन से, और इसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे साहब, यानी 0.001 से. ये भी सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में है, और इसको भी सेंटीमीटर में लिखना पड़ेगा. तो ये 5 mm हो जाएगा, 0.5 सेंटीमीटर. और फिर तीनों को जोड़ दीजिए, ये रीडिंग आ जाएगी आपकी. तो ये सर रीडिंग आएगा 0.500 और ये हो गया 0.025. करेक्ट, 25 × 10⁻⁻3. ठीक है, और एक हो गया 0.004.
इन तीनों को ऐड कर दीजिए, ये आंसर होना चाहिए इसका करेक्ट। ठीक है, फॉर्मूला याद रखिएगा बस। ऐसे ही वर्नियर कैलिपर्स में जहां हमने सर्कुलर स्केल रीडिंग लिखा है उसकी जगह वर्नियर स्केल रीडिंग लिखते हैं, उसको भी लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करते हैं। 130 चार्ज बचा है कितना हमारा, चार्ज बचा है 14%। चलो, द मोमेंट ऑफ फोर्स F इज इक्वल टू 4I प्लस 5J माइनस 6K अबाउट एक्टिंग एट दिस पॉइंट अबाउट द पॉइंट। टॉर्क निकालना है हमें इस फोर्स का। तो देखिए, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है बताइए। टॉर्क का फॉर्मूला होता है R क्रॉस F, जहां R होता है बेटा पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ऑफ रोटेशन, जिसके अबाउट निकालते हैं टॉर्क क्रॉस F। तो एट मतलब इस पॉइंट पे लग रहा है और इस पॉइंट के अबाउट निकालना है। तो ये हमारा पॉइंट ऑफ रोटेशन हो गया और ये हमारा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हो गया। तो इन दोनों से माइनस करके वेक्टर बना दीजिए। एप्लीकेशन में से रोटेशन माइनस कीजिए, 2 में से 2 गया तो बच गया 0I, 0 में से -2 प्लस 2J और -3 माइनस -2 यानी -1K। ये हो गया R वेक्टर। और F वेक्टर तो आपके सामने दिख रहा है। F वेक्टर है 4I प्लस 5J, ये तो लिखा भी हुआ वहां पे, -6K। अब आप इसका टॉर्क निकालेंगे और टॉर्क निकालने के लिए R क्रॉस F करेंगे। आप डिटर्मिनेंट बनाइए, पहले R वेक्टर के तीनों कंपोनेंट्स, फिर आपके फोर्स वेक्टर के तीनों। अब चेक कर लीजिए आई कैप के साथ कितना होना चाहिए। उम्मीद है क्रॉस प्रोडक्ट आता होगा। तो देखो 6 दूनी -12 प्लस 5, -12 प्लस 5 होता है -7I। तो इन दोनों में से कोई एक सही होगा। J के साथ लगेगा 0, -4, एक -1, -4J लगना चाहिए, -4J, ये वाला करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है। द पावर रेडिएटेड बाय अ ब्लैक बॉडी इज कैपिटल P एंड इट रेडिएट्स मैक्सिमम एनर्जी एट वेवलेंथ लैम्डा नॉट। ठीक है, if the temperature of the black body is now changed so that it radiates maximum energy at wavelength this, the power radiated by it becomes NP, the value of N। Question based है combination of Stephen's law and Wien's displacement law पे। जब किसी ब्लैक बॉडी का रेडिएशन ऑब्जर्व किया जाता है तो पूरी एनर्जी उससे जितने भी वेवलेंथ आ रहे हैं उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूटेड रहती है और उसमें एक वेवलेंथ रहता है जिसके हिस्से सबसे बड़ा एनर्जी का भाग आता है, उसको हम लैम्डा एम कहते हैं। लैम्डा एम होता है वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम रेडिएशन और ये उस बॉडी के टेम्परेचर के, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये कहलाता है वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। दूसरा है स्टीफेंस लॉ कि किसी भी ब्लैक बॉडी का जो इंटेंसिटी होगा वो उसके सरफेस टेम्परेचर के 4th पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इंटेंसिटी का मतलब होता है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, और एनर्जी पर यूनिट टाइम, एनर्जी पर यूनिट टाइम को कहते हैं पावर। तो सर अब आ जाइए, पावर किस पे डिपेंड करेगा, T के पावर 4 पे, और T का पावर 4 इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा लैम्डा की पावर 4 के। तो अब हम क्या लिख सकते हैं बताएं आप। हम लिख सकते हैं P1 बाई P2 इक्वल टू लैम्डा 2 की पावर 4 बाई लैम्डा 1 की पावर 4। ठीक है ना। ओके, तो अब बताइए आपको क्या करना है। पहला पावर P है, दूसरा पावर है NP। पहला वेवलेंथ है लैम्डा नॉट और दूसरा वेवलेंथ है, नहीं तो हमें दूसरा पहले लिखना है ना, तो दूसरा वेवलेंथ है 3/4 लैम्डा नॉट और पहला है लैम्डा नॉट। लेकिन इतना ही नहीं है सर, इसका स्क्वायर भी करना होगा, बल्कि पावर 4 करना होगा, स्क्वायर नहीं। तो ये हो जाएगा 3 का पावर 4 कितना हो गया
81 और 4 का पावर 4 हो गया 256। तो आपके n की वैल्यू आएगी 256 डिवाइडेड बाई 81। ये करेक्ट आंसर है इसका। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 133। टू वायर्स मेड ऑफ same material and have same volume. The first wire has the cross sectional area A and the second wire has cross sectional area 3A. If the length of the first wire is increased by delta L on applying a force F, how much force is needed to stretch the second wire by the same amount? देखिए, जब हम किसी वायर को, इलास्टिक वायर को टेंसाइल फोर्स देके खींचते हैं तो हुक्स लॉ अप्लाई करते हैं। ये फोर्स हम लगाएंगे तो उसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स भी F डेवलप होगा। क्रॉस सेक्शनल एरिया A मान लीजिए, इलोंगेशन इन लेंथ को हम मान लेते हैं डेल्टा L, जैसा कि क्वेश्चन में लिख रहा है। ठीक है, तो भाई साहब हुक्स लॉ कहता है कि जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस का मतलब हुआ रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप्ड पर यूनिट एरिया इज इक्वल टू अ मटेरियल कांस्टेंट y यानी यंग्स मॉड्यूलस इनटू स्ट्रेन यानी चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। इससे हमारा डेल्टा एल का क्या फॉर्मूला आएगा बताइए? क्या हमारा डेल्टा एल का फॉर्मूला F इंटू कैपिटल L बाई AY आएगा? और दोनों ही केस में डेल्टा एल सेम है, तो F1 इंटू L1 इंटू A1 y तो सेम रहेगा, तो मटेरियल कांस्टेंट है, मटेरियल तो हम बदल नहीं रहे, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? अब आप वैल्यू डाल दीजिए। ठीक है, तो पहले केस में आप फोर्स कितना लगा रहे हैं? F। लेंथ कितना है? अच्छा, लेंथ भी सेम ही है, खाली क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज किया। सही है ना? टू वायर्स आर मेड ऑफ सेम मटेरियल एंड हैव द सेम वॉल्यूम। हैव द सेम वॉल्यूम, अच्छा दोनों की वॉल्यूम सेम है। द फर्स्ट वायर हैज द क्रॉस सेक्शनल एरिया A एंड द सेकंड वायर हैज द क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो भैया वॉल्यूम सेम है, वॉल्यूम सेम होने का मतलब A1 इंटू L1 की वैल्यू A2 इंटू L2 के बराबर होगी। ध्यान रहे, सिलेंडर है वो। तो आइए हम क्या निकालना चाहते हैं? हाउ मच फोर्स इज नीडेड, तो हमें F2 निकालना है। तो F2 को कितना लिखेंगे बताइए? F1 इंटू L1 इंटू A2 डिवाइडेड बाई नीचे में L2 ऊपर नीचे में A1। अब सुनिए, F1 कितना है? F है। L1 L2 कितना है? तो L1 बाई L2 का रेशियो होगा, यहाँ से देख लीजिए, ये जो हमने वॉल्यूम इक्वेट किया है इससे L1 बाई L2 का रेशियो किसके बराबर होगा बताइए? L1 बाई L2 का रेशियो होगा A2 बाई A1 के बराबर। सही है? अब A2 बाई A1 के बराबर होगा तो बताइए कितना आंसर आ जाएगा? L1 बाई L2 इज A2 बाई A1, सो इट इज F1 इंटू A2 स्क्वायर बाई A1 स्क्वायर। एरिया कितना टाइम्स था? 3, तो 9 टाइम्स लगाना पड़ेगा हमें फोर्स। सो 9F शुड बी द करेक्ट आंसर। 9 गुना फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 3 टाइम्स कर दिया हमने। ठीक है, तो ये हुक्स लॉ था। ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। A sample of 0.1 gram of water at 100 degrees Celsius and a normal pressure this much, it requires 54 calorie of heat energy to convert steam at 100 degrees Celsius. If the volume of the steam produced is 167.1 cc, the change in internal energy. तो इसमें हम यूज़ करेंगे, जैसा कि हमें चेंज डेल्टा यू निकालना है, तो ऑब्वियसली हम इसमें यूज़ करने वाले हैं कौन सा बताइए? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है कि जो भी हीट आप सिस्टम को देंगे वो 2 भागों में बटेगा, कुछ उसकी इंटरनल एनर्जी को बढ़ाएगा दैट इज डेल्टा यू, और कुछ वो सिस्टम वर्क डन में खर्च करेगा। अब आप उस सिस्टम को हीट कितना दे रहे हैं? तो आप उसको हीट दे रहे हैं 54 कैलोरी। आंसर जूल में है तो मुझे यहाँ 4.2 मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। डेल्टा यू मुझे नहीं पता है। अब मैं वर्क डन कैसे निकालूंगा? देखिए, जैसा कि मैंने पिछली क्लासेस में बताया था, वर्क डन का जनरल फॉर्मूला तो होता है P dV का इंटीग्रेशन
फ्रॉम इनिशियल वॉल्यूम टू फाइनल वॉल्यूम। लेकिन आप ये पूरी प्रक्रिया जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के प्रेजेंस में कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस लगा रहे हैं। ठीक है, आपको बाहर से जो विरोध मिल रहा है प्रेशर का वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है, तो उसको आप लिख सकते हैं वर्क डन को P मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा V सिंपली। अब आप वैल्यू डालेंगे तो ये कितना हो गया 54 इंटू 4.2, 8 10 16 21, 8 6 2 2। ठीक है, ठीक है, 2268। सो 2268 का मतलब 226.8 जूल ये है यहाँ पर। डेल्टा यू हमें नहीं पता। अब आज ये प्रेशर को लगभग 10 की पावर 5 लिख सकते हैं, और आपका स्टीम बना है इतना। अब सोचिए पानी कितना था 0.1 ग्राम। 0.1 ग्राम पानी का वॉल्यूम कितना होगा? पानी की डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर सीसी, ये है डेंसिटी ऑफ वाटर। तो 1 ग्राम पानी का वॉल्यूम होगा 1 सीसी। तो 0.1 ग्राम पानी का वॉल्यूम कितना होगा? 0.1 सीसी। तो इनिशियल वॉल्यूम है 0.1 सीसी, और बाद का वॉल्यूम कितना है? इनिशियल वॉल्यूम है 0.1 सीसी, और बाद का वॉल्यूम कितना है? बाद का वॉल्यूम है 167.1 सीसी। सीसी माने 10 की पावर -6 मीटर क्यूब। तो ये आंसर आता है 226.8 इक्वल टू डेल्टा यू प्लस कितना आता भाई साहब? 167 यानी 16.7 आता है आंसर यहाँ से। तो इसको इधर ले जाकर माइनस करेंगे तो डेल्टा यू का वैल्यू आएगा 226.8 माइनस 16.7, 210 के आसपास आना चाहिए। तो ये आंसर सही लग रहा है। अब ये इतना क्यों है मैं बताता हूँ, क्योंकि मैंने इसका ये पोर्शन था इसको मैंने लगभग 1 मान लिया है, तो मैंने थोड़ा अप्रोक्सीमेशन किया, तो 208.7 जूल मुझे सही जवाब इसका लग रहा है। ठीक है, चलिए हम अब आते हैं आखिरी क्वेश्चन पे। ठीक है, तो आइए, तो 2018 हमारा खत्म हो जाएगा आज, है ना। A small sphere of radius r falls from rest in a viscous liquid as a result of the heat produced due to the viscous force. The rate of production of heat when the sphere attains the terminal velocity is। सर्वप्रथम तो आप ये बताएं कि क्या आपको टर्मिनल वेलोसिटी के बारे में पता है? देखिए, जब आपका स्फीयर इसके अंदर डूबेगा तो उसके ऊपर एक विस्कस फोर्स लगता है विस्कस लिक्विड के अंदर। उस विस्कस फोर्स का फॉर्मूला होता है 6 पाई ईटा RV। ये इसको रोकता जाता है। V इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ स्फीयर विथ रिस्पेक्ट टू लिक्विड। mg इसको डुबोता जाता है। बायोवेंट फोर्स भी इसको अपोज करता जाता है। तो ये दो फोर्स इसको अपोज करने वाले हैं। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जाके ये B और F वाले फोर्स जो दोनों हैं वो मिल के mg को कर देते हैं बैलेंस, और mg को जब ये बैलेंस कर देंगे तो इसकी एक्सेलरेशन 0 हो जाएगी और इसकी वेलोसिटी उस समय हो जाएगी कांस्टेंट। इसी वेलोसिटी का नाम होता है टर्मिनल वेलोसिटी। इसको निकालने के लिए आप बायोवेंट फोर्स की जगह लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। डिटेल में पढ़ा रहा हूं, ठीक है, इनटू डेंसिटी ऑफ सॉलिड इनटू जी। विस्कस फोर्स की जगह आप लिख सकते हैं 6 पाई ईटा RV, साथ में V भी है। देखिए यहाँ V छूट गया। V इज द टर्मिनल वेलोसिटी। यहाँ जो V है वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, ठीक है। जितना वेलोसिटी रहेगा उसी के प्रोपोर्शनल फोर्स लगेगा। टर्मिनल वेलोसिटी आ जाएगा तो फोर्स टर्मिनल वेलोसिटी से निकलेगा। और वेट की जो वैल्यू है mg की उसको आप लिखेंगे अगेन मास मतलब वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इनटू डेंसिटी ऑफ सॉलिड इनटू जी। यहाँ जो डेंसिटी हमने पहले लिखी है ये अब थ्रस्ट है, तो यहाँ पे हम डेंसिटी ऑफ लिक्विड लिखेंगे।
इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको जो टर्मिनल वेलोसिटी यहाँ से मिलेगी, वीटी का फॉर्मूला जो आपको मिलेगा वो 2/9 आर स्क्वायर जी डिवाइडेड बाई ईटा इंटू डेंसिटी ऑफ सॉलिड माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड मिलेगा। ठीक है, वेलोसिटी हमने निकाल लिया साहब, फोर्स हमें पहले से पता है साहब, यहाँ पे देखिए। ठीक है ना, अब आते हैं पावर। ठीक है, कि आखिर इसको पावर कितना किस रेट से डिलीवर हो रहा होगा। तो बताइए पावर का फॉर्मूला क्या होता है? पावर डिलीवर्ड इज इक्वल टू एफ वी कॉस थीटा, और यहाँ तो फोर्स और वेलोसिटी के बीच में एंगल कितना बताइए, विस्कस फोर्स कितना पावर दे रहा है ये पूछ रहा है, तो एंगल ऑब्वियसली यहाँ पे 180 डिग्री है। ठीक है, तो पावर तो माइनस एफ वी होगा, लेकिन हमसे मैग्नीट्यूड पूछा जा रहा है। एफ किसके प्रोपोर्शनल है? आर के डायरेक्टली, सिंगल पावर के। और वेलोसिटी किसके प्रोपोर्शनल है? वेलोसिटी किसके प्रोपोर्शनल है? वेलोसिटी प्रोपोर्शनल है आर की पावर 2 के। अब बताइए क्या हमारा आंसर सही है? नहीं, हम यहां मिस कर रहे हैं। देखिए इसमें भी तो वेलोसिटी है ना, ये गलती सब लोग करेंगे यहाँ पे, इसको बचाइएगा। हमारा फोर्स जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है, ये लिखने की जगह पूरा फोर्स लिख डालो, 6 पाई ईटा आर वी इंटू वी। अब यह आ गया आर इंटू वी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, और v किसके प्रोपोर्शनल है? आर स्क्वायर के। तो ये टोटली r इंटू आर पावर 4 के प्रोपोर्शनल हो जाएगा, यानी r की पावर 5 के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। सो रेट ऑफ पावर डिसिपेशन जो होगा वो ये होगा, इट विल बी प्रोपोर्शनल टू r की पावर 5। यहाँ कैच था, यहाँ बच्चा गलती करेगा ही करेगा, अगर सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। तो आज हमने देखिए काफ़ी सारा काम किया, तो इसलिए कोई मोटिवेशनल लेक्चर आज साथ में नहीं जोड़ रहा हूँ। अपना ध्यान रखिए, जम के मेहनत कीजिए, पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से एग्ज़ाम दीजिए, और जो भी उसका रिज़ल्ट है वो भगवान के ऊपर छोड़िए। ठीक है, जो होगा बढ़िया ही होगा। अपनी तैयारी बस अच्छे से करते रहिए और अपना काम करते रहिए। ठीक है, एग्ज़ाम की तरह एग्ज़ाम दीजिए, पूरी ज़िंदगी को मान के मत दीजिए कि एग्ज़ाम ही मेरी ज़िंदगी है, नहीं होगा तो मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, ये नहीं सोचना है। ठीक है, चलिए आज यहीं तक करेंगे, फिर अगली क्लास में एक नया पेपर लेके मिलते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।